हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे जिसका चैप्टर 2 हम लोगों को लेना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि नेशनल इनकम का स्टार्टिंग पार्ट है। मतलब नेशनल इनकम की एक तरह से आपकी स्टार्ट हो रही है, तो ये आज बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी पहला टर्म है जो हमें पढ़ना है। ये हम डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे लिए बहुत मतलब इकोनॉमिक जो हमारा नेशनल इनकम है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। क्लियर? अगर हम बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलें तो डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटायर या बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री की जो बॉर्डर्स हैं उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। मतलब अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज या जो भी चीज़ें आती हैं, वो हमारी सारी डोमेस्टिक टेरिटरी उसे बोला जाता है। अब यहाँ लिखा है इन और आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री कैसे आएगा? मतलब जो दूसरी चीज़ कंट्री के अंदर हमारी चीज़ें चल रही होंगी, जैसे हमारे शिप्स या एयरक्राफ्ट, जो हम माने कि एयर इंडिया की जो प्लेन्स हैं वो रशिया और जापान के बीच में भी ट्रैवल करते हैं, तो वो हमारी यानी कि हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा कोई एयरवेज है, एयर इंडिया का एयरवेज है, वो जापान और चाइना के बीच में उड़ रहा है या कहीं भी, तो वो हमारा हुआ। बट अगर कोई सिंगापुर एयरवेज है जो कि इंडिया से जापान, इंडिया से कहीं और जा रहा है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा ही एयरप्लेन होगा वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। या फिर अगर हमारे देश की जो एम्बेसी, मतलब हमारे देश का एम्बेसी दूसरी कंट्रीज में भी ज़रूर होती हैं, तो वो भी क्या है, अगर यूएस में हमारी इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ पे ऑफिस है इंडिया का, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक, हम डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे? अब जैसे हमारी एम्बेसी दूसरी कंट्री में होती है, वैसे ही दूसरी कंट्री की एम्बेसीज इंडिया में भी है। जैसे पाकिस्तान एम्बेसी है या जापान एम्बेसी है या चाइना एम्बेसी है, तो वो हमारी उसके अंदर नहीं आएगा। मतलब हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? अब हम आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट पे कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। ठीक, रेजिडेंट माने जो लोग रहते हो, तो हम अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रेजिडाइज इन अ कंट्री। मतलब कि कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन जो कि नॉर्मली एक कंट्री में रह रहा हो फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा के टाइम तक के लिए रह रहा हो, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। मतलब कि वो एक नॉर्मल बंदा जो कि रह रहा है कंट्री में हमारी और 1 साल से उससे ज्यादा हो गया है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में ही लाई करता है, मतलब उसका खाना पीना रहना सब कुछ हमारी कंट्री में हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक, जैसे अभी हमने बात करी कि भाई पाकिस्तान एम्बेसी के जो लोग होते हैं, वो अब उनका स्टाफ भी तो होगा जो पाकिस्तान से आके यहाँ पे रहेगा, तो अगर वो रह रहे हैं और वो 1 साल से ज्यादा हो गया उन्हें रहते रहते और वो यहीं कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे अपनी कंट्री का। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा है सिटीजन। कि सिटीजन कौन होता है? मतलब आप जैसे हम लोग हैं, हमारी सिटीजनशिप क्या है? इंडियन। कि हम इंडियन है, क्यों? क्योंकि हम इंडिया में हमने जन्म लिया है। तो हम किसी भी कंट्री के सिटीजन कैसे बन जाते हैं? उसके फर्स्ट रीजन तो ये होता है कि अगर हमने ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, कि अगर हमने जन्म उस कंट्री में लिया है, उस कंट्री की धरती पर लिया है, तो हम ऑटोमेटिकली उस कंट्री के सिटीजन हो गए, है ना। जैसे हम लोग ने इंडिया में हम लोग ने जन्म लिया तो हम इंडिया के सिटीजन हो गए, मतलब हमें उस और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन हम अगर इंडिया के सिटीजन नहीं है और हम बनना चाहते हैं, तो हम उसका दूसरा तरीका क्या होता है? बाय सम लीगल प्रोविजन, यानी कि कुछ कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है और उससे हम इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। ठीक, अब जैसे अगर कोई अमेरिका का रेजिडेंस है और उसके पास में ग्रीन कार्ड है, तो वो अमेरिका का सिटीजन माना जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सिटीजनशिप। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फैक्टर इनकम क्या होती है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, अर्न बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। मतलब अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और हम पैसा कमा रहे हैं, मतलब उस काम को करने के एवज में हमें पैसा मिला,
तो वो हमारे फैक्टर इनकम कहलाएगी। ठीक, अब ये जो फैक्टर इनकम होती है ये इंक्लूड होती है हमारी नेशनल इनकम के अंदर। ठीक, और ये वेजेस, सैलरी, आपको पता ही है अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, या वेजेस जो मजदूरों को मजदूरी मिलती है उसे वेजेस बोलते हैं, तो ये हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होती है। अब हम आते हैं ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? अर्न विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज इन रिटर्न, मतलब ऐसी सर्विस जो हमें पैसा तो मिला लेकिन हमने उसके लिए कोई काम नहीं करा, तो वो क्या हो गई? हमारी ट्रांसफर इनकम हो गई। क्लियर? जैसे नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, एक तो सबसे पहली बात कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, और दूसरी चीज क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है? स्कॉलरशिप या सब्सिडीज। अब स्कॉलरशिप आपको कब मिलती है? कि आपने कहीं कोई एग्जाम दिया तो आपको उसके बदले में पैसा मिल गया, या आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपकी फीस जो है वो गवर्नमेंट की साइड से आ गई तो उसे स्कॉलरशिप बोलेंगे। लेकिन ये आपकी फैक्टर इनकम नहीं है, क्योंकि आपने कुछ करके कमाया नहीं है इसको ना, आपको मिली है किसी भी बेनिफिट के उस पे आपको मिली है ये, तो ये आपकी ट्रांसफर इनकम कहलाई जाएगी। क्लियर? और या फिर इसे हम सब्सिडीज भी, जैसे सब्सिडीज होती हैं गैस वगैरह की, जो सब्सिडी आती है वो कहीं हम कमाते थोड़ा ना है, तो वो भी क्या होती है? हमारी एक तरह से ट्रांसफर इनकम होती है। तो फैक्टर इनकम क्या हुई? जो हमने कमाया, कुछ काम करा, उसके एवज में पैसे मिले, तो वो हमारी फैक्टर इनकम हो गया। और अगर कोई ट्रांसफर इनकम जो किसी काम को बिना करे हमें मिल गई तो वो ट्रांसफर इनकम हो गई। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं हमारे? यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, मतलब जो हम फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी हैं गुड्स, वो हमारे फाइनल गुड्स कहलाए जाएंगे। सपोज करिए जैसे कि ऑयल है या शुगर है, मैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे गई और मैंने ऑयल खरीदा, शुगर खरीदा, अब वो तो मैं डायरेक्ट कंज्यूम करूंगी ना अपने घर में लाकर, तो वो कौन से गुड्स हो गए? वो फाइनल गुड्स हो गए। ठीक, मतलब जो फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे वो अब हमें एज इट इज कंज्यूमर को कंज्यूम करने हैं, तो वो हमारे फाइनल गुड्स कहलाएंगे। और जो फाइनल गुड्स होते हैं वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक, अब आती है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फाइनल गुड्स में बताया कि मैं शुगर लाई और मैंने अपने घर में उसको कंज्यूम करी, तो वो फाइनल गुड है मेरे लिए। बट अगर कोई बेकरी शॉप वाला शुगर को खरीदे तो उस शुगर से वो क्या करेगा? केक्स बनाएगा और उसे बेचेगा, या बिस्किट्स बनाएगा उसे बेचेगा। तो यानी कि जो शुगर होगी वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा। तो जो शुगर है उस बेकरी वाले के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, बट मेरे लिए तो वो फाइनल गुड है क्योंकि मैं अपने घर में ला रही हूँ। क्लियर? लेकिन वो बेकरी शॉप वाले के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, क्योंकि उसे फर्दर प्रोसेस्ड होना है, उसे आगे कुछ काम करना है और बनना है। सही। एक एग्जांपल इसके अंदर मैं आपको और देती हूँ। मान लीजिए कोई फर्नीचर की शॉप है और वहाँ पे चेयर्स हैं, उसके यहाँ पर 10 चेयर्स हैं। अब जो वो चेयर है उसे तो वो अपने यहाँ थोड़ा रखेगा, बेचेगा ना, बेचने के लिए उसने बनाई हुई है वो, तो वो जो वो बेचेगा, इसलिए जो वो चेयर्स उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर मैं वो चेयर खरीद के ले आई और मैं अपने घर में उसको यूज कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड है, क्योंकि वो मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ, है ना, मैं उसका यूज कर रही हूँ। क्लियर? अब बात आती है कि फाइनल गुड्स तो इनिशियल इनकम में इंक्लूड होते ही होते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स का क्या होता है? आप सपोज करिए हमारी शॉप है और हमने 10 चेयर्स ला रखी हैं, 10 में से 6 चेयर्स मेरी बिक चुकी हैं। जो चेयर मेरी बिक गई वो तो फाइनल गुड्स हो ही गई ऑटोमेटिकली, बट जो 4 चेयर्स रह गई हैं उनका क्या होगा? उनका होगा कि मान लीजिए जो साल का एंड आएगा, जो ईयर एंड होगा, ईयर एंडिंग आप लोगों को सबको पता है कि क्या होता है, जो ईयर एंड होगा, वो जो 4 चेयर्स बच गई हैं वो भी हम उसे ईयर एंड पर फाइनल गुड्स की तरह ही काउंट कर लेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो गया? हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो अब आपको मैंने बीच बीच में बताया कि भाई फाइनल गुड है अगर कोई तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहा है, फैक्टर इनकम है तो वो नेशनल गुड इनकम में इंक्लूड हो रही है, लेकिन ट्रांसफर इनकम नहीं हो रही है। तो ये चीजें आपको नोट करते चली जानी है कि क्या क्या चीजें ऐसी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर? तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, क्योंकि आज तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो कि बहुत ही सिंपल चीजों को लेकर बनी। अब आप लोगों को मालूम ही है जो नेशनल इनकम है थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसे स्लो स्लो पढ़ेंगे और आराम से समझते हुए चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो चीजें आप सुनोगे सब आपने देखी हुई ही होंगी। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए और हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।